प्रोनाउन के बारे में जानेंगे, जिसे हिंदी में सर्वनाम कहा जाता है। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन। मतलब संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे अगर कोई आपसे पूछता है कि राम क्या कर रहा है, अगर राम क्रिकेट खेल रहा है तो आप कहेंगे राम क्रिकेट खेल रहा है, राम इज प्लेइंग क्रिकेट। या फिर आप कह सकते हैं वह क्रिकेट खेल रहा है, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। यहाँ राम तो एक नाम है, संज्ञा है, नाउन है, लेकिन वह क्या है? वह को हम राम की जगह पर इस्तेमाल कर रहे हैं। वैसे शब्द जो संज्ञा के बदले या संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। तो वह क्या है? प्रोनाउन। वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विंग्लिश ऑनलाइन डॉट इन। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें, बेल आइकन को दबाएं, फिर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि इंग्लिश सीखने की सभी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आप बेसिक से एडवांस लेवल की इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप मेरे इंग्लिश लेक्चर की एक भी वीडियोस मिस ना करें। बेसिक्स ऑफ इंग्लिश पार्ट 4, जिसमें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसे हिंदी में शब्द भेद कहा जाता है। यहाँ हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझने के लिए एक गेम खेलेंगे। जैसे मैंने यहाँ कुछ इंग्लिश वर्ड्स लिए हैं, शब्द लिए हैं। इन सारे शब्दों के अपने कुछ मायने मतलब हैं। हमें क्या करना है कि इन सारे शब्दों को अच्छे से पढ़ना है और एक जैसे शब्दों मतलब कि जिन शब्दों के माने मतलब या अर्थ एक जैसे मिलते जुलते हों उनको चिन्हित करके उनका एक अलग ग्रुप बना देना है। जैसे राम एक नाम है, बॉय भी एक नाम है, कार भी एक नाम है, दिल्ली भी एक नाम है और कैट भी एक नाम है। ये सभी नाम हैं। या हम कह सकते हैं कि ये नामों वाले शब्द हैं, तो हम इन्हें चिन्हित करेंगे। जैसे मैंने इन्हें हरे रंग का कर दिया है, इसी तरह आपको भी बचे हुए शब्दों को उनके कार्यों के अनुसार चिन्हित करना है। आप वीडियो को पॉज करके कोशिश करें, तब तक मैं बचे हुए इन सारे शब्दों को भी इनके कार्यों के अनुसार चिन्हित कर देता हूँ। यहाँ मैंने एक जैसे कार्यों वाले शब्दों को एक रंग में कर दिया है। यहाँ 6 अलग रंग के शब्द हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे कि एक जैसे रंग वाले शब्दों को एक साथ कर देंगे। अब हम क्या देख सकते हैं कि अलग अलग रंग वाले शब्दों का अपना अलग अलग ग्रुप बन गया है। अब हम इन ग्रुप्स को इनके कार्यों के अनुसार इनका नाम देंगे। जैसे अगर हम हरे वाले शब्दों को पढ़ें तो हमें हर एक शब्द से किसी न किसी चीज का नाम मालूम पड़ता है। जैसे राम किसी व्यक्ति का नाम है, कैट किसी जानवर का नाम है, कार किसी वस्तु का नाम है, दिल्ली किसी जगह का नाम है। तो हम इस ग्रुप का नाम नाउन रख देते हैं। नाउन को नेमिंग वर्ड्स भी कहा जाता है। अब हम पीले वाले शब्दों को देखेंगे तो पीले वाले शब्द नाउन के जगह पर इस्तेमाल होता है। जैसे राम क्या है? नाउन। और अगर हमें कहना हो कि राम खेल रहा है तो हम कहेंगे राम इज प्लेइंग। लेकिन हमें अगर राम का नाम नहीं लेना है तो हम राम की तरफ इशारे करके भी कह सकते हैं कि वह खेल रहा है, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे ही इज प्लेइंग। तो हमने यहाँ राम की जगह पर ही का इस्तेमाल किया। तो पीले वाले सारे शब्द नाउन की जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं, इसलिए हम इनके ग्रुप का नाम प्रोनाउन रख देते हैं। ब्लू रंग वाले शब्दों से ऐसा लगता है जैसे ये किसी नाउन या परनाउन की विशेषता या गुण बता रहे हैं। जैसे राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। तो गुड राम का गुण हुआ। तो इससे पता चलता है कि ब्लू वाले शब्द नाउन या प्रनाउन की विशेषता या गुण बताते हैं, इसलिए इनके ग्रुप का नाम हम एडजेक्टिव रख देते हैं, जिसका अर्थ होता है विशेषण, मतलब विशेषता या गुण बताने वाले शब्द। अभी मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए इस तरह बता रहा हूँ, बाकी आगे हम इन्हें अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे भी।
अब हम इन भूरे वाले शब्दों को देखेंगे। भूरे रंग वाले शब्दों को पढ़ने से ऐसा बोध होता है जैसे कोई काम या कार्य हो रहा हो। जैसे गो मतलब जाना, कम मतलब आना, स्लिप मतलब सोना। तो इन शब्दों से कोई काम होने या करने का बोध हो रहा है, तो हम इनके ग्रुप को वर्ब का नाम दे देते हैं, जिसे हिंदी में क्रिया कहा जाता है, मतलब काम। गुलाबी रंग वाले शब्दों को पढ़ने से ऐसा लगता है जैसे ये किसी चीज की पोजीशन या संबंध बता रहे हों। जैसे अगर कहें राम इज अंडर द ट्री, मतलब राम पेड़ के नीचे है। अंडर मतलब नीचे, अबव मतलब ऊपर, बिहाइंड मतलब पीछे। तो इन शब्दों को पढ़ने से ऐसा लगता है जैसे ये किसी चीज की पोजीशन या संबंध बता रहे हैं, इसलिए हम इनके ग्रुप का नाम प्रीपोजिशन रख देते हैं। प्रीपोजिशन, जिसे हिंदी में संबंध बोधक शब्द कहा जाता है। अब हम इन शब्दों को देखेंगे। इन शब्दों को पढ़ने से ये पता चलता है कि इनका इस्तेमाल दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है। जैसे अगर कहें राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स, राम और श्याम दो अच्छे दोस्त हैं, तो एंड राम और श्याम को जोड़ने का काम कर रहा है, मतलब ये शब्द दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, इसलिए हम इनके ग्रुप का नाम कंजक्शन रख देते हैं। तो ये नाउन, प्रनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, ये और कुछ नहीं, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है। इंग्लिश लैंग्वेज में 9 मुख्य पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, जिसमें 6 तो मैंने यहीं बता दिए, बाकी का मैं आगे बताऊंगा और इन 6 पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि इंग्लिश भाषा में जितने भी शब्द हैं उन्हें उनके कार्यों के अनुसार 9 अलग अलग भागों में बांट दिया गया है और उनका नाम दे दिया गया है, ताकि समझने और वाक्यों को बनाने में आसानी हो। और इन्हीं 9 भागों को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच का बहुत बड़ा रोल होता है इंग्लिश सेंटेंस बनाने में। आप धीरे धीरे समझते जाएंगे, बस आप मेरे वीडियोस को देखते रहें। पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसे हिंदी में शब्द भेद कहा जाता है। In English language, words have been divided into 9 parts according to their functions, and each part is called the parts of speech. अंग्रेजी भाषा में शब्दों को उनके कार्यों के अनुसार 9 भागों में बांटा गया है और प्रत्येक भाग को शब्द भेद कहा जाता है। There are 9 main parts of speech in English language. अंग्रेजी भाषा में शब्द भेद के 9 मुख्य भाग हैं। पहला नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा एडजेक्टिव, चौथा वर्ब, पांचवा एडवर्ब, छठा प्रीपोजिशन, सातवां कंजंक्शन, आठवां इंटरजेक्शन और नौवां डिटरमिनर। तो सबसे पहले हम नाउन के बारे में जानेंगे। नाउन, जिसे हिंदी में संज्ञा कहा जाता है। ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, थिंग, एनिमल और प्लेस। मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु, जानवर या स्थान के नाम को संज्ञा कहा जाता है। जैसे बॉय, बॉय मतलब लड़का। कार, कार मतलब कार या गाड़ी। कैट, कैट मतलब बिल्ली। ताजमहल, तो बॉय व्यक्ति का नाम हो गया, कार वस्तु का नाम हो गया, कैट जानवर का नाम है और ताजमहल मकबरे का नाम है। इन शॉर्ट, किसी भी चीज के नाम को नाउन कहा जाता है। नेक्स्ट हम प्रोनाउन के बारे में जानेंगे, जिसे हिंदी में सर्वनाम कहा जाता है। A pronoun is a word which is used instead of a noun. मतलब संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे अगर कोई आपसे पूछता है कि राम क्या कर रहा है, अगर राम क्रिकेट खेल रहा है तो आप कहेंगे राम क्रिकेट खेल रहा है, राम इज प्लेइंग क्रिकेट। या फिर आप कह सकते हैं वह क्रिकेट खेल रहा है,
ही इज प्लेइंग क्रिकेट। यहाँ राम तो एक नाम है, संज्ञा है, नाउन है, लेकिन वह क्या है? वह को हम राम की जगह पर इस्तेमाल कर रहे हैं। वैसे शब्द जो संज्ञा के बदले या संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। तो वह क्या है? प्रोनाउन। ऐसे ढेर सारे शब्द होते हैं जिन्हें नाउन की जगह पर इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आई मतलब मैं, ये भी नाउन की जगह पर इस्तेमाल किया जाता है। वी हम, ही मतलब वह, यू तुम आप, दे वे, दिस यह, इट यह या वह, माई मेरा, अस हमें, सी वह, योर तुम्हारा, देम उन्हें, दैट वह, आर हमारा, दीज ये या इन, दोज उन वे, हु कौन, विच कौन, वाट क्या, सम कुछ, नन कोई नहीं। ये सभी प्रोनाउन है। इन्हें नाउन की जगह पर इस्तेमाल किया जाता है, किसी नाम की जगह पर इस्तेमाल किया जाता है। जैसे राम, ही को राम की जगह पर इस्तेमाल किया गया, उसी तरह इन सारे शब्दों को नाउन की जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ऐसे शब्दों को हम प्रोनाउन कहते हैं। नेक्स्ट, एडजेक्टिव, जिसे हिंदी में विशेषण कहते हैं। एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड which describes the quality of a noun or a pronoun। वह शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता प्रकट करता है वो एडजेक्टिव कहलाता है। एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे आसिया इज ए गुड गर्ल। आसिया एक अच्छी लड़की है। यहाँ आसिया कैसी लड़की है? अच्छी लड़की है। आसिया नाउन है तो यहाँ नाउन की विशेषता बताई जा रही है। यहाँ आसिया की विशेषता मतलब खासियत बताई जा रही है कि वह एक अच्छी लड़की है। तो यहाँ अच्छी क्या है? गुड क्या है? एडजेक्टिव। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे ही इज स्मार्ट। वह चतुर है। वह क्या है? चतुर है। और वह क्या होता है? प्रोनाउन होता है। तो यहाँ प्रोनाउन की विशेषता बताई जा रही है। चतुर, यह वह का विशेषता है, गुण है। तो यहाँ स्मार्ट प्रोनाउन की विशेषता बता रही है। तो यहाँ स्मार्ट क्या है? एडजेक्टिव। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे लेजी स्टूडेंट्स फेल। आलसी छात्र फेल हो जाते हैं। कैसे स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं? लेजी। तो यहाँ स्टूडेंट्स क्या है? नाउन है। और लेजी स्टूडेंट्स का गुण बता रही है, मतलब लेजी क्या हुआ? एडजेक्टिव। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज फेयर। वह गोरा है। ही क्या है? प्रोनाउन है। और फेयर प्रोनाउन की विशेषता बता रही है, मतलब फेयर क्या होगा? एडजेक्टिव। मतलब वे शब्द जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं उन्हें एडजेक्टिव कहा जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वर्ब के बारे में, जिसे हिंदी में क्रिया कहा जाता है। द वर्ड with which an action appears to be done or done is called a verb। जिस शब्द से किसी काम के होने या करने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे सूरज रन्स। सूरज दौड़ता है। तो दौड़ना क्या है? क्रिया है, काम है। तो इसे हम क्या कहेंगे? वर्ब। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आनंद इज प्लेइंग क्रिकेट। आनंद क्रिकेट खेल रहा है। यहाँ खेलना या प्लेइंग क्या है? क्रिया है, कोई काम है, किसी चीज होने का बोध हो रहा है। तो यहाँ प्लेइंग क्या हुआ? वर्ब। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आसिया इज सिंगिंग। आसिया गा रही है। यहाँ गाना या सिंगिंग क्या है? क्रिया है, कोई काम है, इसलिए यहाँ सिंगिंग क्या होगा? वर्ब। तो जिस शब्द से किसी काम के होने
या करने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं, वर्ब कहते हैं। सोना, सोचना, देखना, इन शब्दों से भी कुछ होने का बोध होता है, इसलिए ये भी वर्ब कहलाएंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे एडवर्ब, जिसे हिंदी में क्रिया विशेषण कहते हैं। एन एडवर्ब इज ए वर्ड दैट एक्सप्रेसेस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए वर्ब और एन एडजेक्टिव। एडवर्ब वह शब्द है जो किसी वर्ब या एडजेक्टिव की विशेषता प्रकट करता है। जैसे आसिया इज सिंगिंग स्वीटली। आसिया मीठा गा रही है। कैसा गा रही है? मीठा गा रही है। स्वीटली, तो यहाँ गाना क्या है? वर्ब है। और मीठा क्या है? गाने की विशेषता, वर्ब की विशेषता। स्वीटली वर्ब की विशेषता बता रही है कि गाना कैसा है? स्वीटली है, मीठा है। यह वर्ब की विशेषता बता रही है, इसलिए स्वीटली क्या होगा? एडवर्ब। क्योंकि जो शब्द वर्ब या एडजेक्टिव की विशेषता बताती है वो एडवर्ब होता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे प्रेम इज टू फैट। प्रेम बहुत मोटा है। प्रेम कितना मोटा है? बहुत। तो यहाँ मोटा मतलब फैट क्या है? एडजेक्टिव है। प्रेम बहुत मोटा है। बहुत क्या हुआ? मोटापे का, यानी एडजेक्टिव का विशेषता। बहुत मतलब टू, टू फैट। यहाँ टू क्या कर रही है? फैट की विशेषता बता रही है, यानी एडजेक्टिव की विशेषता बता रही है। तो यहाँ टू क्या हुआ? एडवर्ब। क्योंकि जो एडजेक्टिव या वर्ब की विशेषता बताए उसे हम एडवर्ब कहते हैं। और अच्छे से समझने के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे रोहन रैन क्विकली। रोहन जल्दी से भागा। कैसे भागा? क्विकली, जल्दी। भागना, रैन क्या है? काम है, क्रिया है, वर्ब है। और जल्दी मतलब क्विकली क्या है? भागने की विशेषता, खासियत। जल्दी भागा। कैसे भागा? जल्दी, यानी भागने की विशेषता बता रहा है कि कैसे भागा? जल्दी भागा। तो यहाँ क्विकली क्या हो जाएगा? एडवर्ब, क्योंकि यह वर्ब की विशेषता बता रहा है, खासियत बता रहा है। तो जो शब्द वर्ब या एडजेक्टिव की विशेषता बताती है उसे हम एडवर्ब कहते हैं। नेक्स्ट, प्रेपोजिशन, जिसे हिंदी में संबंध वाचक अव्यय कहते हैं। जो शब्द नाउन या प्रोनाउन का पोजीशन बताए उसे प्रेपोजिशन कहते हैं, और यह वाक्य में नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर यह दो वस्तुओं का संबंध बताता है। जैसे द रैट इज ऑन द टेबल। चूहा मेज पर है। ऑन मतलब पर, चूहा कहाँ पर है? मेज पर है। यहाँ ऑन रैट का पोजीशन बता रहा है। रैट और टेबल दोनों क्या है? नाउन है, नाम है। और ऑन इन दोनों के बीच का संबंध बता रहा है, इसलिए ऑन प्रेपोजिशन हुआ। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे ही इज अंडर द ट्री। वह पेड़ के नीचे है। अंडर मतलब नीचे, तो वह कहाँ है? पेड़ के नीचे है। यहाँ अंडर ही का पोजीशन बता रहा है, और ही क्या है? प्रोनाउन है। और ट्री क्या है? नाउन है। और अंडर इन दोनों के बीच का संबंध बता रही है, इसलिए अंडर प्रेपोजिशन है। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे द रैबिट इज बिहाइंड द बुश। खरगोश झाड़ी के पीछे है। बिहाइंड मतलब पीछे। खरगोश कहाँ है? झाड़ी के पीछे। मतलब यहाँ बिहाइंड रैबिट का पोजीशन बता रही है कि रैबिट कहाँ है? झाड़ी के पीछे। तो ये बिहाइंड क्या हुआ? प्रेपोजिशन। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे रैबिट और बुश, ये दोनों क्या है? नाउन है।
और behind इन दोनों के बीच का संबंध बता रही है, इसलिए behind preposition है। जो शब्द नाउन या प्रोनाउन का पोजीशन बताए या वाक्य में नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर दो वस्तुओं का संबंध बताए उसे प्रेपोजिशन कहते हैं। यहाँ ऑन, इन, बिहाइंड, अंडर, अबव, बिलो, एट, टू ऐसे सभी शब्द प्रेपोजिशन होते हैं। नेक्स्ट, कंजंक्शन, जिसे हिंदी में समुच्चय बोधक कहा जाता है। कंजंक्शन is the word or groups of words that connect two words or sentences. कंजंक्शन ऐसे शब्द होते हैं जो दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ देते हैं। जैसे I have 2 bikes and a car. मेरे पास 2 बाइक और एक कार है। यहाँ and बाइक और कार को जोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए यहाँ एंड कंजंक्शन हुआ। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे He tried hard but he failed. उसने कठिन प्रयास किया परंतु वह असफल रहा। बट मतलब परंतु, यहाँ बट दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है। He tried hard यह एक अलग सेंटेंस है और he failed यह भी एक सेंटेंस है। तो बट यहाँ क्या कर रहा है, he tried hard और he failed को जोड़ने का काम कर रहा है। तो यहाँ बट क्या हुआ, कंजंक्शन। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे You may see me in the morning और in evening. तुम मुझे सुबह या शाम को मिल सकते हो। और मतलब या, यहाँ और दो वाक्यों को जोड़ रहा है। You may see me in the morning और in evening को। तो यहाँ और क्या हुआ, कंजंक्शन। And, but, और, for, before, since, because, that, if, then ये सभी कंजंक्शन है। और कंजंक्शन का क्या काम होता है, यह दो वाक्यों को या दो शब्दों को जोड़ता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंटरजेक्शन, जिसे हिंदी में विस्मयादिबोधक अव्यय कहते हैं। इंटरजेक्शंस आर स्मॉल वर्ड्स विच एक्सप्रेस सडन फीलिंग और इमोशन। इंटरजेक्शन वह शब्द हैं जिसे अचानक होने वाली खुशी, दुख, आश्चर्य या मन का कोई अन्य भाव व्यक्त होता है। और इसे याद रखें, इंटरजेक्शन शब्दों के बाद हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है। जैसे आई एम वेरी हंग्री, मैं बहुत भूखा हूँ। यह एक दुख की भावना है, मतलब यह इंटरजेक्शन है। और इंटरजेक्शन शब्दों के बाद हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, हुर्रा, माय फ्रेंड गॉट प्राइज। हुर्रे, मेरे मित्र को पुरस्कार मिला। यह एक खुशी की भावना है, हर्ष की भावना है। तो हुर्रा क्या है, इंटरजेक्शन। और इंटरजेक्शन शब्दों के बाद हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया जाता है। शेम, यू हैव स्टोलन द बुक। शर्म की बात है, तुमने किताब चुरा ली। शेम, यह शर्म की बात है। यह कैसी भावना है, शर्म की भावना है। लास्ट एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे अलास, अलास सी इज नो मोर। अफसोस, वह नहीं रहा। यह अफसोस की भावना है, शोक की भावना है। तो शेम, हुर्रा, अलास ये सब क्या है, भावनाएं हैं। तो इंटरजेक्शन कैसे शब्द होते हैं, इंटरजेक्शन वैसे शब्द होते हैं जो भावनाओं को व्यक्त करते हैं। खुशी, दुखी या आश्चर्य, ये सब क्या है, भावनाएं। एक चीज और याद रखें कि इंटरजेक्शन कोई सेंटेंस का पार्ट नहीं है। ये सेंटेंस के पहले या फिर बाद में आते हैं या लगाए जाते हैं। और एक्सक्लेमेशन मार्क के बाद हमेशा कोई सेंटेंस या वर्ड कैपिटल लेटर से
स्टार्ट होगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिटरमिनर्स, जिसे हिंदी में निर्धारक कहते हैं। A determiners is a word placed in front of a noun to specify quantity or to clarify what the noun refers to. Determiners ऐसे शब्द होते हैं जिन्हें किसी वाक्य में संज्ञा के पहले मात्रा का वर्णन करने या संज्ञा को स्पष्ट करने के लिए रखा जाता है। जैसे मान लीजिए आप कहते हैं एक लड़का, ए बॉय। यहाँ लड़का संज्ञा है, लड़का से तुरंत पहले एक लिखा गया है, तो एक यहाँ डिटरमिना है क्योंकि यह लड़के की मात्रा बता रहा है कि कितना लड़का है, एक लड़का है। एक लड़का, ए बॉय, तो बॉय क्या हुआ, नाउन, और ए यानी एक क्या हुआ, डिटरमिना। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, एक सेब, एन एप्पल। यहाँ पर एक को एन लिखा गया है जबकि यहाँ एक को ए लिखा गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर इंग्लिश भाषा में किसी शब्द के पहले ए या एन लगाने की जरूरत पड़ती है तो हम उस वर्ड का पहला अक्षर देखते हैं। अगर पहला अक्षर कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता है तो उस वर्ड के पहले ए लगाएंगे, और अगर वॉवेल साउंड से शुरू होता है तो उस वर्ड के पहले हम एन लगाएंगे। तो यहाँ एप्पल वॉवेल साउंड से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हम एप्पल के पहले एन लगाएंगे। बॉय कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए बॉय के पहले हम ए लगाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ एप्पल क्या है, नाउन है, और एप्पल से तुरंत पहले एन लिखा गया है, तो यहाँ एन डिटरमिना है क्योंकि एन यहाँ एप्पल की मात्रा बता रहा है। कितने एप्पल है, एक, इसलिए हम एन को डिटरमिना कहेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे पृथ्वी, द अर्थ। यहाँ अर्थ क्या है, नाउन है, संज्ञा है, और अर्थ से तुरंत पहले द लगाया गया है, तो यहाँ द डिटरमिना है क्योंकि द यहाँ अर्थ को विशेष बताने का काम कर रहा है, खास बताने का काम कर रहा है। अगर द किसी शब्द के पहले लगा हुआ है, इसका मतलब यह है कि वो चीज विशेष है, खास है। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे 3 लड़के, 3 बॉयज। यहाँ बॉयज क्या है, नाउन है, और बॉयज से तुरंत पहले 3 लिखा गया है, तो यहाँ 3 डिटरमिना है क्योंकि यह बॉयज की मात्रा बता रहा है कि कितने लड़के हैं, 3 लड़के हैं, 3 बॉयज। सभी लड़के, ऑल बॉयज। इसी तरह यहाँ भी ऑल भी डिटरमिना है। कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे यह लड़की आसिया है, दिस गर्ल इज आसिया। यहाँ गर्ल नाउन है, संज्ञा है, और गर्ल से तुरंत पहले दिस लगाया गया है, तो यहाँ दिस डिटरमिना है क्योंकि ये इस बात को निर्धारित करता है कि किस लड़की की बात हो रही है। दिस गर्ल, इस लड़की की बात हो रही है, इसलिए आप यह लड़की कहते हैं। वरना अगर उस लड़की की बात होती तो आप वह लड़की डैट गर्ल कहते। यहाँ यह मतलब दिस संज्ञा को, नाउन को स्पष्ट करने का काम कर रही है, इसलिए दिस डिटरमिना होगा। उसकी जैकेट गुलाबी है, हर जैकेट इज पिंक। यहाँ जैकेट नाउन है और जैकेट से तुरंत पहले हर लिखा गया है, तो यहाँ हर क्या है, डिटरमिना है क्योंकि ये इस बात को निर्धारित करता है कि किसकी जैकेट पिंक है, उसकी जैकेट। यहाँ हर नाउन को स्पष्ट करने का काम कर रही है, इसलिए हर डिटरमिना है। तो ए, एन, द, ऑल, दिस, हर, हिज, 1, 2, 3, फर्स्ट, सेकेंड, etc, ये सभी डिटरमिना है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं
और मेरे इंग्लिश विंग्लिश ऑनलाइन चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले इंग्लिश लेक्चर में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। टेक केयर एंड गुड बाय।